दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पढ़ने वाले हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर के बारे में। दोस्तों ये चैप्टर अपने आप में बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट वाला चैप्टर है कि सर किताबें तो बहुत सारी लॉन्च होती है ना, फिर हमें कौन सा किताब पढ़ना है, कौन से लेखक के बारे में जानना है, ये कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम लोग ऐसी किताबों को पढ़ेंगे जो किताब और उनके लेखक खुद बताएंगे कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों एक बार सिर्फ आप इस वीडियो को देखिए, आपको लगेगा कि वाकई जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है और ये वही किताबें हैं जो कंफर्म है, 100% सत्य है कि यही किताबें हमसे परीक्षा में पूछी जाएंगी। मैं आपको पूरा का पूरा रीजन भी देते हुए चलूंगा और सब कुछ बताते चलूंगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज और भी चाहिए तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कितने वीडियोस अपलोड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रहा है सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज जो किताब है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। और यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना। देखिए सेलेस्टियल बॉडीज यहां पे लिखा हुआ है, यहां पर सी रहेगा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज और यह किताब लिखा गया जोखा अलार्थी के द्वारा। ठीक है, जोखा अलार्थी। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों जोखा अलार्थी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो याद रखेगा जोखा अलार्थी को 2019 में मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था। आप बता दो क्या यह पुस्तक इंपॉर्टेंट नहीं है या जोखा अलार्थी इंपॉर्टेंट नहीं है? बताइए। मैन बुकर पुरस्कार मिला है 2019 का, मैन बुकर पुरस्कार। याद रखिए एक प्रश्न और आपके यहां जुड़ जाता है कि 2019 का मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो याद रखिए जोखा अलार्थी को। किसको मिला है? जोखा अलार्थी को मैन बुकर पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है सेलेस्टियल बॉडीज, याद रखिएगा। अगला है गर्ल, वुमेन एंड अदर। इसके लेखक कौन है? गर्ल, वुमेन एंड अदर। दोस्तों इस किताब को वैसे तो लिखा है किसने, जल्दी से बता दीजिए फटाक से। नासिरा खान, मार्गरेट एटवुड, बर्नार्डाइन एवरिस्टो और एन्ना बंस। ठीक है, तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्या लिखा है? बर्नार्डाइन एवरिस्टो, बर्नार्डाइन एवरिस्टो। एवरेस्ट मतलब एवरेस्ट पे जाने की बात कर रहा है, और किताब किसके ऊपर है? गर्ल के ऊपर, वुमेन के ऊपर और अदर। गर्ल, वुमेन एंड अदर। तो याद रखेगा इस किताब के लेखक कौन है, तो याद रखें बर्नार्डाइन एवरिस्टो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि इस किताब के लेखक जो हैं इनको 2019 के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। देखिए अब आपके सामने दो प्रश्न आ गए। 2019 का मैन बुकर पुरस्कार, याद रखिए जोखा अलार्थी। मैन बुकर पुरस्कार जोखा अलार्थी को मिला है। ठीक है, जोखा अलार्थी को मैन बुकर मिला है, जबकि बुकर पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है, तो याद रखिए बर्नार्डाइन एवरिस्टो को। दो लोगों को मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बुकर पुरस्कार के लिए दो लोगों को एक साथ नामित किया गया, और दो लोगों में एक नाम और किसका है? मार्गरेट एटवुड का। किसका नाम है? मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डाइन। याद रखिए दोनों लोगों को बुकर पुरस्कार मिला है। दोस्तों अगर आपसे पूछूं कैसे याद रखोगे, वैसे तो आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। देखो एवरिस्टो क्या है? एवरेस्ट पहाड़ है, और पहाड़ पे वुड यानी पेड़ पौधे होते, तो वहां पर ढेर सारी लकड़ियां होंगी। ठीक है, तो याद रखेगा वुड और एवरिस्टो। कभी भी अगर पूछे तो याद रखिए बुकर पुरस्कार जो है वो एवरिस्टो और वुड को मिला है। अगर इतना भी आप याद रखते हैं तो आप ये दोनों प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? चलिए अब कुछ किताबें और मैं लेके चलता हूं। जो 2018 का मैन बुकर पुरस्कार था उसके लिए देखिए यहां पर एक किताब है द टेस्टमेंट्स। ठीक है, द टेस्टमेंट्स। इसके लेखक कौन है जल्दी से बताइए? द टेस्टमेंट्स। दोस्तों ये तो अभी जो आपने पढ़ा ना मार्गरेट एटवुड, ठीक है, ये उनकी किताब है। ठीक है, और 2019 का बुकर पुरस्कार उन्हें मिला है। एक तो एवरिस्टो को मिला है, दूसरा वुड को मिला है। और मैन बुकर किसको मिला है? जोखा अलार्थी को मिला है। मैन बुकर, जोखा अलार्थी। कैसे याद करेंगे मैन बुकर? तो आदमी क्या होता है बताओ? आदमी औरत में सबसे ज्यादा वजन किसका होता है? आप कहोगे सर आदमी का। जोक के बताओ, जोक के मतलब तौल के, तो जोखना तौलना। मैन बुकर, जहां मैन लगा होगा जोख याद रखिएगा। ठीक है, तो जोखा अलार्थी याद रखेगा, उनको मैन बुकर पुरस्कार 2019 मिला था। और इसके अलावा बुकर में दो लोगों का नाम था, एवरिस्टो और वुड का। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। एटवुड की किताब कौन सी है? द टेस्टामेंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर लिखा भी होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस तरह से आप पढ़ो तो आप बता दो क्या यह किताबें इंपॉर्टेंट नहीं है?
और आप ही बताओ कि किताबें परीक्षा में पूछी जा सकती हैं या नहीं पूछी जा सकती हैं। ऐसे भी बहुत सारी किताबों का मैं आपके बारे में बताने वाला हूं। एक किताब थी दोस्तों फ्लाइट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी फ्लाइट्स। और पिछले साल 2018 का मैन बुकर पुरस्कार दोस्तों मिला था ओल्गा टोकार्जुक को। किसको मिला था? ओल्गा टोकार्जुक को। देखिए यहां पर लिखा है मैन बुकर पुरस्कार ओल्गा टोकार्जुक को। ओल्गा याद रखेगा किसको मिला था? ओल्गा टोकार्जुक को मैन बुकर 2018 और जोखा अल्लार्थी को मैन बुकर 2019। बताइए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मैं तो आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आज मैं उन किताबों को पढ़ाऊंगा जो किताबें खुद बताएंगी कि मैं इंपॉर्टेंट क्यों हूं। आप बताओ फ्लाइट्स किताब के बारे में अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो क्या गलत क्या है? आपको पढ़ना चाहिए ऐसी किताबों के बारे में, तो याद रहेगा। एक बार मैं फिर से दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ओल्गा टोकार्जुक याद रखिए मैन बुकर 2018। अगर ऐसे ऐसे बीच बीच में मैं आपको याद दिलाता चलूं तो अच्छा रहेगा। और जोखा अल्लार्थी को मैन बुकर 2019, ठीक है, मैन बुकर 2019, ठीक है, याद रखेगा। इसके अलावा पीटर हैंडके को दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसका? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। यह ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। एक दिन मैंने नोबेल पुरस्कार में गलती से ऑस्ट्रेलिया बोल दिया था, क्षमा चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के हैं पीटर हैंडके, इनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार तो जानते होंगे ना, जो स्वीडन से बढ़ता हुआ वाला पुरस्कार, ठीक है। तो याद रखें हैंडके। कैसे याद रखेंगे? साहित्य का नोबेल, और नोबेल पुरस्कार मतलब किसी साहित्य में मिला है, साहित्य को लिखा जाता है हाथ से, तो हैंड के, हाथ माने हैंड, तो याद रखेगा हैंडके को मिला है क्या? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इस बार 2019 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दे रहा मिल्कमैन। मिल्कमैन दोस्तों ये किसकी रचना है? 4 नाम दे रहा है, पीटर हैंडके तो है नहीं, ठीक है। यहां पे हो जाएगा एना बर्न्स। यहां पे गलत लिखा हुआ है एना बर्न्स। एना बर्न्स ऐसे नहीं लिखा है, देखिए यहां पर बर्न्स ऐसे रहेगा, ठीक है, एना बर्न्स, ठीक है, बंस याद रखेगा, इस तरह से रहेगा एना बंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और मिल्कमैन जो किताब है दोस्तों, ये एना बंस के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मिल्कमैन जो किताब है एना बंस के द्वारा लिखा गया, और ये जो है मैन बुकर पुरस्कार, सॉरी बुकर पुरस्कार 2018 के लिए नॉमिनेटेड थी। नॉमिनेटेड मतलब इनको मिला था, बुकर पुरस्कार 2018। बुकर पुरस्कार की बात कर रहा हूं, बुकर बुकर बुकर। जैसे इस बार वाले बुकर में 2019 में एवरिस्टो और वुड का नाम है ना, एवरिस्टो और वुड का नाम है, उसी तरह पिछले साल जो बुकर पुरस्कार मिला था 2018 का, वो मिला था एना बर्न्स को। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बोलोगे हाँ इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे प्रश्न पर जाते हैं दोस्तों। एक किताब आई क्विचेटे जो किताब आई बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि ये किताब लिखी गई सलमान रुश्दी के द्वारा। और सलमान रुश्दी की किताब जब जब मार्केट में आती है बड़ा तहलका जरूर मचाती है, ठीक है। याद रखें दोस्तों, इस किताब को भी नॉमिनेट किया गया था अवार्ड के लिए, लेकिन मिला नहीं। किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था? तो याद रखिए बुकर अवार्ड 2019 के लिए नॉमिनेट की गई थी 6 किताबें। उन 6 में से एक किताब ये भी थी, मिला नहीं। 2019 का बुकर पुरस्कार इन्हें नहीं मिला। किसको मिला? याद रखिए एवरिस्टो और वुड को मिला, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और इनको नहीं मिल पाया। इनकी इस बार की रचना क्या है दोस्तों? क्विचोटो, ठीक है, क्विचेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखेगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी, ठीक है, और याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। असारो बियॉन्ड ड्रीम्स, असारो बियॉन्ड ड्रीम्स, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ये फेमस किताब है, किसके द्वारा लिखी गई? पीटर हैंडके। और पीटर हैंडके को इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019 के लिए भी नॉमिनेट किया गया, दिया गया, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है, पीटर हैंडके, ठीक है, पीटर हैंडके को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अच्छा एक चीज और याद रखें दोस्तों, साहित्य का नोबेल इस बार 2 लोगों को दिया गया। बहुत अच्छी बात है कि 2 लोगों को दिया गया। एक ओल्गा टोकार्जुक को मिला, और ओल्गा टोकार्जुक को पिछले साल का क्या मिला था? मैन बुकर मिला था, ठीक है। इस बार का जोखा अल्लार्थी को पिछले साल जिसको मैन बुकर मिला था उनको इस साल साहित्य का नोबेल भी दिया गया। तो बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मानोगे भी कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, द शैडो लाइन्स। द शैडो लाइन्स के लेखक कौन है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है शैडो लाइन्स। इसके लेखक हैं अमिताभ घोष, ठीक है, भारतीय मूल के हैं अमिताभ घोष, और इनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बोलो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि आज हम लोग सिर्फ ऐसी किताबों को पढ़ेंगे जिसको देख करके आपकी आत्मा बोलेगी हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने इतना अच्छा कलेक्शन दिया बुक्स का, और इसको पढ़ करके 100% यहां से किताबें आ ही जाएंगी। एक बात और याद रखेगा, बुक्स का भी मैं एक पार्ट और लेके आऊंगा। अगर उस पार्ट को आप देखेंगे ना, तो क्या होता है ना कि
कई बार क्या होता है, एग्जामिनर को पता होता है कि आप सबने इस किताबों को रट लिया है, ठीक है, वो क्या करता है कुछ एडिशनल बुक्स के बारे में आपको पूछता है और परीक्षा में आप वहां से फंस जाते हैं। लेकिन एडिशनल बुक्स में वो क्या पूछ सकता है वो एक्सपेक्टेड बुक्स में आपको लेके दूंगा, ठीक है, उसको भी आप पढ़िएगा तब आपको और मजा आएगा, ठीक है। हालांकि इस ये दो द शैडो लाइंस है, इसको लिखा है अमिताभ घोष ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको इस बार का क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, अमिताभ घोष को मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक किताब है कागज की नाव, कागज की नाव। ये कागज की नाव किसने लिखा है, देखिए 4 ऑप्शन दे रहा है, नमिता गोखले, शिवा रेड्डी, नासिरा शर्मा और राणा दासगुप्ता। सही उत्तर है दोस्तों नासिरा शर्मा। देखिए आप बुक का कवर पेज भी देख सकते हैं, कागज की नाव, नासिरा शर्मा। और नासिरा शर्मा को इस बार दोस्तों 2019 का व्यास सम्मान दिया गया, 2019 का व्यास सम्मान। इसके पहले व्यास सम्मान किसे दिया गया था, लीलाधर जगुड़ी को। तो याद रखेगा यहाँ पे नासिरा शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा इनको व्यास सम्मान 2019 दिया गया। तो जाहिर सी बात है 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक प्रश्न तो ये पूछ सकता है व्यास सम्मान 2019 किसे दिया गया, तो नासिरा शर्मा किसे दिया गया दोस्तों, याद रखें नासिरा शर्मा। ये भी पूछ सकता है नासिरा शर्मा, ठीक है, तो शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया, ठीक है, शर्मा को व्यास सम्मान, बार बार बोलिए, शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया, ठीक है। और 2019 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, या उनकी किताब का नाम पूछ सकता है कागज की नाव, कागज की नाव, नासिरा शर्मा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला दे रहा देखिए, अगला जितने लोग उतने प्रेम। बताइए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, नाम सुना होगा आपने, जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगुड़ी ने लिखा है इसको। देखिए बुक का कवर पेज देखिए, जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगुड़ी। इनको 2018 का व्यास सम्मान मिला था। क्या मिला था, देखिए यहां पर दे रहा है 2018 का व्यास सम्मान। समझ में आ रहा है, तो चीजों को जब आप लग ही जाएंगे कि नहीं सर मुझे ऐसा पढ़ना है कि परीक्षा में आ ही जाए, तो आ जाएगा। बस आप मेरे साथ मेहनत कर लो मेरे भाई, मेहनत किए रहोगे तो निश्चित रूप से इस बार के प्रीलिम्स में हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। और मैं तो एकदम ठान लिया हूं कि अब आगे जितने भी एग्जाम आएंगे ना, आप सभी का सिलेक्शन करा के ही मानूंगा, चाहे जो हो जाए। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीलाधर जगुड़ी को पिछले साल का व्यास सम्मान और नासिरा शर्मा को इस साल का व्यास सम्मान कागज की नाव के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए एक बुक है द फार फील्ड, द फार फील्ड। आप कहोगे सर क्यों पढ़े, क्या जरूरत है पढ़ने की, द फार फील्ड। दोस्तों अब मैं एडिशनल पुरस्कारों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप नहीं पढ़ते हो, जिसके बारे में आप नहीं पढ़ते हो, उन पुरस्कारों के बारे में बताने जा रहा हूं। द फार फील्ड के लेखक है माधुरी विजय। क्या नाम है, माधुरी विजय। और इन्हें दोस्तों नोबेल दिया गया जेसीबी पुरस्कार। क्या दिया गया, जेसीबी पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। आपसे यह भी पूछ सकता है 2019 का जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया, याद रखे माधुरी विजय, ठीक है। तो याद रखिए जेसीबी क्या करती, गड्ढा करने का काम करती है, ठीक है। और माधुरी विजय तो प्रेम से विजय कर लेती। क्या, अरे जमीन पर ऐसे अगर आदमी लगा गड्ढा खोदाना तो बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन उससे बड़े सरलता से काम हो जाता। माधुरी विजय, विजय मतलब वो हर काम को कर लेता है, जीत लेता है। जेसीबी पुरस्कार जीतने से आप टिक करके याद रखेगा, माधुरी विजय को मिला है जेसीबी पुरस्कार 2019। और इनकी रचना का नाम क्या है, द फार फील्ड। और जेसीबी काम कहां करता, फील्ड में मैदान में काम करता ना, तो याद रखे द फार फील्ड, ये किताब माधुरी विजय ने लिखा है। छोटा सा ट्रिक बना के रखेंगे तो परीक्षा के समय आपको हिट करेगा, थोड़ा सा ट्रिक। और वो ट्रिक अलग नहीं होना चाहिए, वो ट्रिक इनके नाम में होना चाहिए ताकि परीक्षा के समय हिट कर दे और आपको कुछ याद आ जाए। जैसे जोखा, जोखा जब आएंगे तो जोखने वाला बात याद आ जाएगा और मैन बुकर पुरस्कार 2019 याद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके पढ़िए। आगे देखिए एक किताब है दोस्तों सोलो, एक उपन्यास है। कह सोलो के लेखक कौन है, राणा दास गुप्ता जी हैं। सोनो के लेखक राणा दास गुप्ता। आप कहोगे इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि इस बार का रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार दिया गया इनको, 2019 का रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार। आप नहीं पढ़ते हो, आप व्यास सम्मान और जो है पढ़ लिए, या फिर जो अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पढ़ लिए और उधर नोबेल वगैरह देख लिए, आप इतनी रचनाएं पढ़ के हट जाते हो। फिर जेसीबी पुरस्कार माधुरी विजय कौन पढ़ेगा, द फार फील्ड के लिए। और याद रखिए राणा दास गुप्ता को दिया गया है कौन सा, रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार। ये सब इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, कमेंट करके बताइएगा, राजा राम मोहन राय अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है, राजा राम मोहन राय अवार्ड, ठीक है, किसे दिया गया बताइए। सोलो इनकी किताब थी, राणा दास गुप्ता। तो सोलो माने होता अकेले, सोलो माने अकेले, ठीक है। अब याद रखिए सोलो, याद रखिए राणा, राणा बहुत सोलो टाइप का, ठीक है। सोल्जर या सोलो, सोल्जर याद रखिए राणा। तो राणा नाम से ही बड़ा हैवी पर्सनालिटी लगता है, तो याद रखेगा सोलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ये किताब किसने लिखा है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। वैसे मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं आपको, एक तो छोटा मोटा जो समझ में आ रहा है बोल दे रहा हूं, अदरवाइज आपको फोकस करना है कि कौन सी चीज को किसने लिखा। एक बार में नहीं याद होता, 2 बार में याद करिए, 3 बार में याद करिए, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लेखक कौन है दोस्तों, नमिता गोखले जी हैं। क्या है देखिए यहाँ
यहाँ पर लिखा है नमिता गोखले, ऊपर देखिए लिखा है नमिता गोखले थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ठीक है, नमिता गोखले जी की रचना है। अब आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट क्यों, तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस बार सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया, किसको, नमिता गोखले जी को दिया गया। इन्होंने लिखा थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ठीक है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड नमिता गोखले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इनविजिबल ओमेन, इनविजिबल ओमेन आगे दे रहा है एक्सपोजिंग डेटा बिकॉज इन अ वर्ल्ड डिजाइन फॉर मेन, इसके लेखक कौन है, इनविजिबल ओमेन याद रखिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए। और यह लिखा है, देखिए यहां पर लिया है कैरोलिन क्रियोडा पेरेज, ठीक है, कैरोलिन पेरिडा प्रियोज। अब बात आती दोस्तों ये इंपॉर्टेंट की, मैं सबसे जरूरी चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको इस बार रॉयल सोसाइटी साइंस द बुक की अवार्ड दिया गया दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये कुछ और एडिशनल चीजों को मैं यहाँ पे शामिल किया हूं ताकि आपको लगे कि एडिशनल प्रश्न बनते कैसे हैं, तो जरा इनके नाम को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैरोलिना याद रखिएगा, कैरोलिन इनविजिबल ओमेन, ठीक है, कैरोलिन इनविजिबल ओमेन। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला दे रहा है ब्रेड सीमेंट कैक्टस, इसके लेखक कौन है दोस्तों, काफी अच्छी बुक है, एनी जैदी ने लिखा है ब्रेड सीमेंट कैक्टस, याद रखिए। और इनको भी इस बार का पुरस्कार मिला, देखिए यहां पर लिख रहा है बैक्स 9 डॉट्स अवार्ड, ठीक है, बैक्स 9 डॉट्स अवार्ड यह मिला है। तो इस तरह के जो एडिशनल अवार्ड वाले किताब हैं उनको भी आप याद रखिए, ठीक है। यहां पर देखिए दे रहा था राणा दास गुप्ता, 16 इनकी रचना है, ठीक है, तो ये सब याद रखिए। आगे दे रहा है कोर्ट ऑफ इंडिया, यहां से मैं आपको कुछ एडिशनल बुक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं करते हो कि ये किताब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ये पिछले 6 महीने की किताबों का एक बढ़िया कलेक्शन है, 15 सुपर डुपर हिट भारत की किताबों का वर्णन मैं यहाँ पे किया हूं, जिसके बारे में कंफर्म है कि परीक्षा में अगर लीक से हटके कोई प्रश्न बनता है तो ये प्रश्न जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं, और हर क्वेश्चन के पीछे मैं उसकी महत्वपूर्णता की बात बताऊंगा कि क्यों यह इंपॉर्टेंट है। सुनिए, कोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों, ये ऐसी किताब है जिसको किसी लेखक ने नहीं लिखा, जिसको खुद भारत सरकार के प्रकाशन मंत्रालय ने लॉन्च किया। आप बताओ, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट किताब है कि भारत सरकार के प्रकाशन मंत्रालय ने ही लॉन्च किया। और किससे लॉन्च करवाया पता है, उस समय के तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे भारत के, रंजन गोगोई, उन्होंने इस किताब को लॉन्च किया, इसका विमोचन किया। बोलो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, अगर किताब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो भारत सरकार के प्रकाशन मंत्रालय, मतलब मंत्रालय विभाग है, प्रकाशन विभाग के द्वारा क्यों इसका विमोचन किया जाता, और इसके विमोचन में नाम किसका है, रंजन गोगोई का। बोलो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और ये किस भाषा में तैयार किया गया, तो असमिया, असमिया कहां की भाषा, असम की, तो उस भाषा में तैयार किया गया। एक चीज, दूसरा प्रश्न याद रखिए, इस समय चीफ जस्टिस कौन बन चुके हैं, तो याद रखिए शरद अरविंद बोबडे, क्या नाम है, शरद अरविंद बोबडे, वो आ चुके हैं, इस समय भारत के चीफ जस्टिस हुए, ठीक है, 2019 दिसंबर आ गया है। आगे देखते हैं, डिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया। अरे चित्र देखिए ना किसने किया, देखिए मोदी जी किताब को अपने हाथ में लेकर खड़े हैं, इसका मतलब है मोदी जी ने अगर किसी किताब का विमोचन किया तो परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन वहां से बनता है, इंपॉर्टेंट है भाई। देश के पीएम के पास समय नहीं है और अगर वो कुछ अपना समय निकालकर ऐसे पुस्तक का विमोचन करते हैं, इसका मतलब है वो किताब महत्वपूर्ण है, तभी तो वो पहुंचे विमोचन के लिए। तो किताब का नाम क्या है, डिजिटल नेशन। देखिए डिजिटल नहीं, ब्रिजिटल नेशन, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया दोस्तों, तो याद रखें नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनके बगल में देखिए रतन टाटा से संबंधित लोग हैं, रतन टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं दोस्तों यश चंद्रशेखरन, उन्होंने इस किताब को लिखा है, यश चंद्रशेखरन ने, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, टर्बुलेंस एंड ट्राइफ द मोदी ईयर्स, टर्बुलेंस एंड ट्राइफ, मोदी ईयर्स यानी मोदी के बचपन से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी इस किताब में लिखी गई है। अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले या कभी लगे कि यार हमें किसी प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना चाहिए, तो आप जानते हैं कि सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस समय भारत में कौन है, तो याद रखें अगर सभी प्रधानमंत्रियों को एक बार आप उठा लीजिए तो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो नाम आता है मोदी जी का, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए, अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, तो जीवन के संघर्ष के एक दास्तान को इस किताब में बताया गया है, टर्बुलेंस एंड ट्राइफ द मोदी ईयर्स। आप बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप बता दो। अरे हमसे मत पूछो भाई, आप बताओ ना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल है। अच्छा, इस किताब को किस महान व्यक्ति ने लिखा है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, 2 आदमी ने मिलकर इसको तैयार किया, राहुल अग्रवाल और भारती यश प्रधान, इन 2 लोगों ने मिलकर के इस किताब को लिखा है। मैं तो आपसे पहले ही कहा कि आज किताबें और उनके लेखक खुद बताएंगे कोई इंपॉर्टेंट क्यों है। अगला देखिए, हाल ही में रिसर्जेंट इंडिया की किताब आई, और पता है जिसको तैयार किसने किया, भारत के पूर्व गवर्नर जनरल थे, नाम क्या है देखिए, बिमल जालान। दोस्तों बिमल जालान अभी हाल ही में कमेटी में भी हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने कमेटी के ऊपर भी काम किया बना करके। तो याद रखिए, एक तो हमारे गवर्नर जनरल
ठीक है, वो भी रह चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है, अगर ये अपने द्वारा कोई काम करते हैं तो याद रखिए, अपने मतलब इतनी व्यस्तता में भी अगर कोई किताबें लिख रहे हैं, और किताब का नाम क्या, रिसर्जेंट इंडिया। ये किताब किसने लिखा है, बिमल जालान ने। पूर्व गवर्नर जनरल है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नहीं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड कहा किसे जाता है, हमारे देश में अगर मास्टरमाइंड वर्ड का इस्तेमाल होता है तो किसके लिए कहा जाता है, शतरंज के मास्टर हैं उन्हीं को मास्टरमाइंड कहा जाता है। सबसे तेज दिमाग कौन, विश्वनाथन आनंद। तो याद रखिए, ये उन्हीं की कहानी है जिस किताब में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी हार, इन दोनों का जिक्र किया है, और उस समय इनका मेंटल प्रेशर कैसा था उसके बारे में बताया है, और कैसे खेलना चाहिए, कैसे अपने मेंटल पावर को ऊपर लेके जाना चाहिए, इसके बारे में विश्वनाथन आनंद जी ने बताया है। तो मास्टरमाइंड, अगर इतनी बात आप याद रखते हो तो विश्वनाथन आनंद अपने आप आपको याद आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, ये वो किताबें हैं जिन किताबों के बारे में आपको जल्दी नहीं पढ़ाया जाता है, या आप फोकस अगर नहीं पढ़ते, क्यों, आपके मन में ही रहता है कि यार एक काम करो, मैन बुकर देख लो, बुकर देख लो, साहित्य अवार्ड देख लो, और वो देख लो क्या बोलते हैं, नोबेल वाला देख लो उठा के, और व्यास सम्मान देख लो, सरस्वती सम्मान देख लो। शिवा रेड्डी थे ना, सरस्वती सम्मान उनको मिला है, शिवा रेड्डी को। ठीक है, बस यही 8-10 पढ़ लो, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं यार, आप कुछ एक्स्ट्रा लेके चलो। अगर आप लोगों से हटकर, लीक से हटकर पढ़ाई नहीं करते हो, जितना लोग पढ़ते हैं अगर आप उतना पढ़ेंगे ना, कभी आप कंपटीशन में बीट कर ही नहीं पाओगे। आप सामने वाले को पीछे कैसे करोगे, जब आपको उससे ज्यादा मेहनत करेंगे तब ना करोगे। और मेहनत सही दिशा में, मेहनत सही दिशा में, ये होती दिशा। सुनो ध्यान से, कह रहा हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर। इस किताब को किसने, भाई किसको चिंता हो गई क्लाइमेट डिजास्टर की, हमारे देश में देख लो तो इतने लोग पढ़ रहे हैं, आप बताओ चिंता किसे है। हाँ, बोलते सब लोग हैं, निबंध लिखने के लिए आज खूब बड़ी बड़ी बातें आती हैं सबको, ठीक है, लेकिन बोलते कितने लोग हैं इस मैटर पर, बताइए जल्दी से, कितने लोग बोलते हैं, या कितने लोगों को चिंता है, नहीं चिंता होती है। किताब क्या है, हाउ टू अवॉइड, कैसे अवॉइड करें क्लाइमेट डिजास्टर। ये क्लाइमेट डिजास्टर के ऊपर किताब किसने लिख दिया दोस्तों, सबसे बिजी आदमी दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बिजी आदमी कौन, बिल गेट्स। इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इतना बिजी आदमी ने अपना समय निकालकर किताब लिख दिया, और आप कहते हो सर हम पढ़ेंगे ही नहीं। अरे पढ़ो मेरे भाई, यही सब किताबें पढ़ो, ठीक है। क्या नाम है, बिल गेट्स। बिल गेट्स ने लिखा है हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, याद रहेगा ना, याद रखेगा। अगला देखिए, द आरएसएस। आरएसएस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे देश की राजनीति में, है, हालांकि राजनीति से दूर रहती है आरएसएस, लेकिन आप सभी को लगता होगा कि क्या है कैसे, आप सभी जानते हैं, मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। आरएसएस, द आरएसएस, इसमें ये आरएसएस के एक विद्यार्थी थे, उससे जुड़े हुए एक छोटे से बालक हैं, समझ लीजिए, और इनका नाम है सुनील अंबेडकर। क्या नाम है, सुनील अंबेडकर। उन्होंने इस किताब को तैयार किया, सुनील अंबेडकर में, ठीक है, अंबेडकर है, अंबेडकर नहीं है, अंबेडकर। सुनील अंबेडकर ने लिखा है किताब द आरएसएस रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी, ठीक है, यानी 21वीं सदी का जो आरएसएस है उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेगा। गर्ल्स पावर, इंडियन वीमेन हु ब्रोक द रूल्स। दोस्तों मैं कहूंगा अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय हो ना, आप इस किताब को ऑनलाइन मंगा लो, द गर्ल्स पावर, और इसको पढ़ो। क्यों पढ़ो दोस्तों, एंशिएंट पीरियड से लेकर के आज तक में ऐसी 50 महिलाएं जिन्होंने कुछ कारनामा किया, कुछ ऐसा जो आप सोच नहीं सकते, कुछ ऐसा, अगर ऐसी महिलाएं हैं। अभी एक मूवी आई थी दोस्तों, कौन सी आई थी, सांड की आंख, आपने देखा होगा। सांड की आंख में दोस्तों रिवाल्वर दादी का जिक्र किया गया, उनके बारे में भी चर्चा इसी किताब में किया गया। तो 50 ऐसी भारतीय महिलाएं जिन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके ऊपर लोगों को बिलीव नहीं था, उनकी चर्चा इस किताब में की गई, गर्ल्स पावर, गर्ल्स पावर। और ये किताब लिखा किसने है, तो याद रखिए नेहा जे हीरानंदानी ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, नेहा जे हीरानंदानी, ठीक है। तो एकदम हीरा जैसा काम किया, हीरा जितना शुद्ध और बढ़िया होता है ना, एकदम हीरा जैसा काम किया है कि ऐसे महान लोगों के बारे में लिखा कि लोग पढ़ें। तो आपके पास मौका मिले, और खासकर जो हमारी बहन लोग हैं उनको तो मैं चाहूंगा जरूर से पढ़ें, ठीक है। एक मुद्दा भी आजकल चल रहा है, आप सभी देख रहे होंगे, हालांकि मैं कभी समय निकालकर अलग से बातचीत करूंगा, ठीक है। चलिए खैर बात की बात करता हूं, आगे बढ़ते हैं। बीइंग गांधी, बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, इस किताब को लिखा है पारो आनंद ने, बीइंग गांधी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अच्छा गांधी जी कब पैदा हुए थे, 2 अक्टूबर 1869 को। उनकी 150वीं जयंती मनाई गई, क्योंकि 2019 में 150 साल पूरा हो गया, तो 150वीं जयंती पर दोस्तों इस किताब को लॉन्च किया गया, बीइंग गांधी, ठीक है। तो इसमें गांधी जी से संबंधित तथ्यों के बारे में बताया गया, पारो आनंद ने लिखा है, ठीक है। तो गांधी जी के पढ़ने के, उनके बारे में पढ़ते समय आपको आनंद आ जाता है, तो पारो आनंद याद रखिए। सावरकर, सावरकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि
सावरकर को तो जो है शहीद हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन आज भी हमारे राजनीति में बहुत बड़ी हिस्सेदारी इनकी है। हाँ, अभी आप देखते हैं कभी कभी भाजपा कांग्रेस अपने में इनके नाम को लेकर के लड़ती रहती है। तो सावरकर के ऊपर बहुत फेमस किताब आई है और उस किताब को लिखा है विक्रम संपत ने। किसने? देखिए किताब की टाइटल में लिखा भी है विक्रम संपत, इसमें सबसे पहले इनके बारे में बताया गया है। अच्छा, एक प्रश्न और याद रखेगा, कुछ ऐसा बताता हूं जो आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने तिरंगा में चक्र लगाने की बात की? धर्म चक्र जो अभी देखते हैं ना, जिसमें 24 तीलियां हैं, इस धर्म चक्र को लगाने की बात किसने कही? याद रखिए, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी से बात इन्होंने पहुंचाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, और इन्हीं के बात पर माना गया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने चर्चा किया था। करा हाल ही में जारी लिसनिंग, लर्निंग एंड रीडिंग इस नामक के ये पुस्तक जो है किसने तैयार किया? बताइए जल्दी से, क्या दे रहा है? लिसनिंग, लर्निंग, रीडिंग, यानी L3 की बात कर रहा है, 3 L दिया हुआ है यहां पर। इस किताब को तैयार किया वेंकैया नायडू ने, उन्होंने खुद लिखा। क्या बात कर रहे हैं? अरे वो जो हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, हाँ, उन्होंने इसे तैयार किया, लिखा वेंकैया नायडू ने। दोस्तों, अभी जो मैं अगला पार्ट लिखाऊंगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कोई ऐसी किताब जो वित्त मंत्री ने लिखा हो, जो किसी हमारे मंत्री ने लिखा हो, जो किसी बड़े नेता ने लिखा हो, उसको लेकर आऊंगा और अलग अलग लोगों ने क्या क्या विमोचन किया वो लेकर आऊंगा, ताकि आपको और बताऊं कि क्या क्या किताबें और आपको पढ़नी। पार्ट 2 जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वेंकैया नायडू ने 3L याद रखेगा, लिसनिंग, लर्निंग, रीडिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे के इतिहास पर अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज नामक पुस्तक लिखा गया और एक किताब लिखा राजेंद्र बी अलेकर ने। ठीक है, राजेंद्र बी अलेकर ने इसको लिखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें इंडियन रेलवे की बात की गई, रेलवे की शुरुआत से लेकर के बुलेट ट्रेन तक की कहानी को बताया गया यहां पर, जो कि अभी आई नहीं है, आने वाली है, उसके बारे में भी यहां जिक्र किया गया इस किताब में। ठीक है, तो याद रखेगा। हाल ही में ओबामा द कॉल हिस्ट्री, इस किताब के पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट डेन, पीटर बेकर, बराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप? दोस्तों, ये किताब तो बराक ओबामा के ऊपर लिखी गई, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। दोस्तों याद रखें, पीटर बेकर ने लिखा, पीटर बेकर। और इसमें ओबामा के राष्ट्रपति बनने के दौरान उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या अच्छे कार्य उन्होंने किए, उन सब बातों का जिक्र किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी किताब है, आप जरा ध्यान रखिएगा। बिग बिलियन स्टार्टअप, द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। क्या बात कर रहे हो? फ्लिपकार्ट स्टोरी। अरे फ्लिपकार्ट के हेड कौन है? बिन्नी बंसल ना, तो याद रखें बिन्नी बंसल। दोस्तों, बिन्नी बंसल के जीवन की कहानी को इसमें बताया गया है। ठीक है, और इस किताब को लिखा है मिहिर दलाल ने। किसने लिखा है? मिहिर दलाल ने। इसमें इस स्टार्टअप के बारे में खूब अच्छे से चर्चा किया गया है। ठीक है, करा लेसन लाइफ टॉट मी नोइंगली अननोइंगली, यह किसकी आत्मकथा है? दोस्तों इमेज देख रहे होंगे। ठीक है, अनुपम खेर जी की आत्मकथा है, जिसमें अनुपम खेर ने अपने कुछ विचार, व्यक्तिगत विचार साझा किए हैं और अपने आत्मकथा के बारे में, अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो ये किताब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है ना, तो प्लीज वीडियो को यार शेयर किया करिए। बड़े मेहनत से वीडियो को बनाया जाता है और सबसे अच्छी चीज कि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप जो है इसको समय समय पर रिवीजन कर सकें और आपको चीजें अच्छे से याद हो सके। ठीक है, चलिए, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होने वाली है, क्योंकि ये आपका आखिरी स्लाइड था। और इसके बाद पार्ट 2 में दोस्तों मैं और स्लाइड लेकर आऊंगा और आपको कम से कम 30-35 और अच्छी किताबों के बारे में बताऊंगा। देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना, किताब ऐसे पढ़ो ना जो किताबें खुद चिल्ला के बोले, नहीं मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरे बारे में जानो। और आज के लिए मैं चाहता हूं कि सबसे बेस्ट किताब कौन सी है? द गर्ल्स पावर। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, मैं किसी मुद्दे के बारे में बात कर रहा था, मैं आपसे चाहता हूं कुछ बात करना। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में एक बड़ी दुखद घटना घटित हुई है। प्रियंका रेड्डी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थी। दोस्तों, हमारे धरती पे अगर किसी को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो 4 लोगों को भगवान माना जाता है। किसे? एक तो अपनी धरती माता को सबसे पहला भगवान मानते हैं कि हमारी धरती माँ है, जो हमें अन्न जल सब चीज दे रही हैं। दूसरी हमारी माता हैं, जो इन्होंने हमें पैदा किया। तीसरा हमारे गुरु जो होते हैं, ठीक है, इन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता। चौथा डॉक्टर को, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता। क्यों? क्योंकि जीवन की रक्षा करते हैं, जीवन को बचाते हैं। दोस्तों, ऐसे वो पेशे से डॉक्टर थी, उनके साथ जिस तरह का दुष्परिणाम किया गया, पता है, इससे दिल को बड़ी आहत हुई, बहुत आहत हुई। लगता है यार कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को भुला के कहाँ जा रहे हैं। यार, हमारा देश भारत दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम सबसे अच्छे कल्चर के वासी हैं, हमारे यहाँ सबसे बढ़िया कल्चर है। और जब हमारी देश में इस तरह की दर्दगियां होती है ना, तो फिर कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचता। यार, मैं बोलूं क्या बोलूं, किससे बोलूं? आज मैं पता है मुफ्त में बच्चों को इसलिए पढ़ाता हूं यार कि लोग, पता है, सबसे जरूरी चीज पढ़ाई है मेरे भाई। लोग जिस दिन पढ़ निकलेंगे ना, उस दिन उनके अंदर ईमानदारी अपने आप आ जाएगी। जिस दिन ये लिटरेसी बढ़ जाएगी ना, उस दिन लोग गलत कार्य में संलिप्त होना छोड़ देंगे। उस दिन लोग आतंकवादी
गतिविधियों में जाना छोड़ देंगे, उस दिन लोग चोरी चमारी जो डकैती करते हैं ना, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, वो ये सब काम छोड़ देंगे। क्यों? उसके लिए जरूरी है शिक्षा। जब तक लोग, आप देखते हैं कभी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं कैसे लोग करते हैं, जो अशिक्षित लोग होते हैं, कभी शिक्षित लोग इस सब चीजों में लिप्त नहीं होते। और एक चीज और बताऊं, एक दिन मैं सोच रहा था यार कि इस घटना में मैं किसको दोषी दूं, किसे दोषी दूं। मैं बहुत रिसर्च किया, मेरे को समझ में आया दोषी पता कौन है? एक माँ दोषी है जी। क्या हर माँ बाप को पता होता है उसका बच्चा कैसा है, हर माँ बाप को पता होता है उसका बच्चा कैसा होता है। अगर उसको सही डायरेक्शन दिया जाए बचपन से ही तो कोई बच्चा बिगड़ नहीं जा सकता, ये मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। वो माँ भी दोषी है, हर बहन दोषी है। हर बहन को पता होता है मेरा भाई कैसा है, वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है, हर बहन को पता होता है, ठीक है। ऐसे में ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करे, या तो बहनों का धर्म बनता है कि अपने भाई को कंट्रोल करके रखे। आपका फर्ज बनता है, सबका फर्ज यहाँ पे आता है। हर उस भाई का फर्ज बनता है जिसका भाई गलत कार्य करता है, हर उस दोस्त का फर्ज बनता है जिसका दोस्त गलत कार्य करता है। अगर आपका कोई दोस्त इस तरह की मेंटालिटी का है, ठीक है, जो कि हमारी बहन बेटियों, जो भी समाज में बहन बेटियां हैं, सारी बहन बेटियां ही होती हैं, ठीक है, उनको अच्छे नजर से देखो, ठीक है। आपकी बहन बेटी है, इतना तो रखो यार, अपने भारतीय कल्चर को मत भूल जाओ, ठीक है। तो जो दोस्त लोग हैं, अगर उनके लगता है कि उनका कोई दोस्त ऐसा है तो उन्हें सुधारे, नहीं सुधार सकते तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दें, बातचीत करना बंद कर दें, ठीक है, वो अपने आप सुधर जाएगा, याद रखिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है। पता है एक टीचर की भी गलती होती है, टीचर को भी पता होता है उसकी क्लास में स्टूडेंट कैसा है, बदतमीजी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन वो सोचता है कि मेरा यार काम पढ़ाना है। और मैं बता दूं, मेरे अगर यूट्यूब चैनल पे ऐसे लोग हैं ना तो जूता मार के मैं भगा दूंगा, ठीक है। ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई करना है, मैं शिक्षा दे रहा हूं, अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए, ईमानदारी से जीवन भर काम करेगा, ठीक है, अपनी भारत माता की सेवा करेगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा, इसलिए मैं मुफ्त में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसे की जरूरत दुनिया में सबको होती है, हमें भी है, हमारा भी परिवार है, हमारे लिए भी एक्सपेक्टेशन बहुत सारी होती है, हमारी पत्नी है, माता पिता है, सबको एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन खाली मुफ्त में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप जाकर आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करेंगे, इसीलिए दिन रात मेहनत करके आपको चीजों को दे रहा हूं। इसलिए नहीं दे रहा हूं कि कल को आप जो है देश का नाम डुबो देंगे। और ऐसे लोगों को कसम से, ऐसे लोगों को, अगर मेरे यहाँ कानून होता ना, पता नहीं कौन सी सरकार है जो कानून नहीं बना रही, ऐसे लोगों के लिए तुरंत कानून बनाना चाहिए, तुरंत ऑन द स्पॉट उनको फांसी दे दिया जाए। उसके लिए कोई दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जब तक हमारे यहाँ कानून कठिन नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन अगर नहीं है तो फिर जीवन का कोई मतलब ही नहीं, अनुशासन होना चाहिए। तो आप याद रखिए, अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो बहुत ही निंदनीय घटनाएं। मैं तो सोचता हूं यार कि क्या हम भारत को रिप्रेजेंट क्या करेंगे, अमेरिका हमारे बारे में क्या सोचेगा कि इनके देश में ऐसा हो रहा है। जापान, चाइना, जिन लोगों से हम लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, उनके सामने क्या मुंह उठा के बात करेंगे यार, शर्म आनी चाहिए। ऐसे समय मुझे भारतीयता पर भी शर्म आ जाती है। क्या है, हाँ, कब आप लोग जागेंगे? आप कहोगे सर क्यों आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर, क्यों ना करूं इस्तेमाल? आप बताओ, इज्जत जा रही मेरे भारत की, क्यों ना कष्ट होगा? आप याद रखो, अगर आपके समाज में, आपके आसपास में ऐसे लोग हैं, जूता मारिए उन्हें जुट करके, तब उस दिन लोग सुधरेंगे, नहीं तो कोई सुधरने वाला नहीं है। अगर आपके कोई हित मित्र में, आपके कोई दोस्त यार में, आप कोई खानदान में अगर कोई भी ऐसा लड़का है तो तुरंत आज से एक्टिव हो जाइए। हमेशा चौकन्ना रहा करिए ऐसे लोगों से, और ऐसे लोगों को याद रखिए, बिना मारे छोड़िए मत, ठीक है। ठीक है, ये अनडिसिप्लिन है, लेकिन मैं कहता हूं कि काम करिए, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं, देखिए हमारे देश में जरूर है, संविधान है, संवैधानिक तरीके से कार्य करना चाहिए, लेकिन हमारा संविधान भी क्या करता है, इसके भी हाथ बंधे हैं, इसके भी हाथ बंधे। क्या कर सकता है, नियम है ही नहीं, कानून है ही नहीं, तो लोग गलतियां तो करेंगे ना। अरे यार सीखो, कुछ और देशों से सीखो। सऊदी अरबिया जैसे देश हैं, जब हम अलग अलग देशों के संविधान से कानून लाकर अपने संविधान में डाल सकते हैं, तो क्या अब कानून नहीं डाल सकते हैं? अब कानून डालने का अधिकार कहां चला गया? या कानून डालने का अधिकार सिर्फ अंबेडकर जी को था, उन्होंने अपने जीवन में जो अच्छा खराब समझा किया। अब आज के नेता जो हैं, उन्हें अच्छा खराब करना चाहिए। और ये कौन सा मिनिस्टर यार, उसका क्या जवाब आता है? ऐसे लोग मिनिस्टर बनने के लायक, जूता मारना चाहिए इनको। क्या क्या बयान आता है मिनिस्टर लोगों का, ऐसे चीजों पर बयान आता है कि लड़की को अपने घर फोन ना करके पुलिस स्टेशन फोन करना चाहिए। शर्म नहीं आती? बहन है हमारी हो, इतना तो कम से कम सेंस रखो कि बोल क्या रहे हैं। ऐसे लोगों को भी आप लोग वोट कर देते हैं। इसीलिए बार बार समझाता हूं, पढ़ाई लिखाई करिए, आगे बढ़िए। जिंदगी में सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, कभी संसद की तरफ भी मुंह उठा के देखिए कि इस देश की चलाने की जिम्मेदारी किन लोगों के हाथों में है। जिस दिन देश को चलाने की जिम्मेदारी जिम्मेदार लोगों के हाथों में आ जाएगी ना, उस दिन देश अपने आप सुधर जाएगा। असल बात तो यह है कि हर आदमी बस खाली इसलिए पढ़ रहा है कि उसे नौकरी मिल जाए, किसी को देश की चिंता है ही नहीं। क्या करेंगे यार, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा खासा पैसा हो जाए, एक घर बन जाए, एक बढ़िया बीवी आ जाए, पत्नी आ जाए, ठीक है, मौज करें, और क्या है। इससे ज्यादा आपने कभी सोचा नहीं, इससे ज्यादा आपकी दुनिया भी नहीं है।
अरे बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, लगता है बुरा तो लगने तो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आपसे कह रहा हूं जिंदगी में जहां भी रहना ईमानदारी से काम करना, भ्रष्ट तो बन के एकदम मत रहना। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, इस चैनल से पढ़ रहे हो, और ये चैनल अगर आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी योगदान देता है दोस्तों, तो अपने भारत की इज्जत को बिकने मत देना, मरते मरते बचा के रखना। मर जाना चलेगा यार, सबको एक दिन मरना है, कोई लेके कुछ जाएगा नहीं, सबको मरना है। मरना होगा ठाठ से मर जाना, लेकिन शान से मरना, ठीक है? बेशर्मी की हदें पार करके मत मरना, ठीक है? तो याद रखिए, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वैसे ही मूड खराब हो गया, पता है, जब से मैटर सुना हो ना, तब से सोच रहा था आप सभी से बात करूं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था बात करने का। और आज भी मेरे अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपसे बताना चाहता हूं। इसके लिए मेरे पास पता है रास्ता भी है कि कैसे मैं बच्चों को समझाऊं। याद रखिए, कभी फ्री टाइम में बात करता हूं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।